नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात बागपत उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। कहते हैं कि जिसके पास मोबाइल होता है वो पत्रकार होता है। आज का दौर कुछ ऐसे ही चल रहा है। जब भी कहीं कोई घटना घटती है तो उसके बाद सबसे पहले कोई भी आदमी जो उसके पास होता है वो अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद उसका वीडियो बनाता है या फोटो उतार लिया करता है। इस फोटोग्राफ्स को या वीडियो को बनाकर वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया करता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक महिला एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। इसी बीच में एक लड़की अचानक से आ जाती है। उस लड़की ने उन दोनों को आपस में आपत्तिजनक स्थिति में देखा। उसके बाद उसने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद उसने उनके फोटोग्राफ्स भी लिए और साथ ही उनका वीडियो भी बनाया। हालांकि ये बात उसने किसी को जाहिर नहीं होने दी कि उसने उनका वीडियो बनाया है और उनका फोटोग्राफ्स लिया है, लेकिन ना जाने क्यों सामने वाले को ऐसा लग रहा था कि उसकी जो पोल है वो खुल चुकी है और इसी वजह से एक कत्ल होता है। कत्ल इतना भयानक होता है कि जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उस महिला ने इतने शातिर तरीके से एक नहीं डबल गेम खेला है। 2 नवंबर 2023 की सुबह करीब 8 बजे के आसपास जब लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, गांव के शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर एक कूड़ा घर बनाया हुआ था। लोग ज्यादातर अपना कूड़ा उसी में डाला करते थे। इसी बीच में जब लोग जा रहे थे तो आते जाते लोगों को कुछ दुर्गंध महसूस हुई। बदबू सी आती महसूस हो रही थी। तब उनमें से किसी ग्रामीण ने उस कूड़े घर की तरफ झांककर जब देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक सूटकेस रखा हुआ है। सूटकेस के अंदर आग लग रही है और जैसे ही उसने उसके करीब झांकने की कोशिश की तो देखा कि एक महिला का शव है जो जल रहा है, उसमें आग लग रही है। इसी बीच में वो अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद एक वीडियो बनाता है और फोटो भी लेता है और फोटोग्राफ वीडियो लेने के बाद फिर जोर जोर से चिल्लाता है, शोर मचाता है। जैसे ही उसकी चीखें उसके शोर को सुनते हैं लोग तो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। आसपास के गांव तक भी ये बात पहुंच जाती है। लोगों को लगा कि पता नहीं किसी की बेटी या किसी की बहू को मार के उसके शव को सूटकेस के अंदर रखकर सूटकेस में फिर आग लगा दी है। सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी पुलिस तक बात नहीं पहुंच रही थी। ग्रामीणों ने 112 नंबर पर फोन किया। जब 112 नंबर से सफलता नहीं मिली तो नजदीकी पुलिस चौकी को फोन किया जाता है। उनसे बताया जाता है कि सिसाना गांव के एक कूड़े घर के अंदर एक बॉडी जल रही है। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद उस शव की पहचान कराने की कोशिश करती है। जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया था उस जलते हुए सूटकेस का, उस वीडियो को वायरल भी किया जाता है। उन फोटोग्राफ्स को भी वायरल किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति आके बता सके कि ये उसकी बेटी है या फिर उसकी बहू है। लेकिन 1-2 नहीं बल्कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है और उसके बाद भी ये पता नहीं चलता कि आखिरकार मरने वाला कौन है। अब हर किसी का एक ही सवाल था कि आखिरकार लड़की कौन थी, किसने इसकी हत्या की है, किसने इसको यहाँ लाकर जलाया है। इस तरह की कई सवाल थे। इन सवालों का जवाब न केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि ग्रामीण भी जानना चाहते थे। पुलिस को कई दिन बीतने के बाद भी कोई सबूत हासिल नहीं हो रहा था, ना ही किसी ने आकर दावेदारी की उस शव की। तो पुलिस आखिरकार अपने तरीके से काम करना शुरू कर देती है। अब यहाँ सर्विलांस टीम को भी बुलाया जाता है और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया जाता है और पुलिस की जो कई अन्य टीमें होती है वो भी आकर यहाँ पर जांच पड़ताल करती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। तब पुलिस को एक सूचना मिलती है कि फला रास्ते पर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां से शायद आपको कुछ सुराग मिल सके। अब पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो उसमें हरियाणा के नंबर प्लेट की एक गाड़ी होती है, स्विफ्ट डिजायर, जो उस रास्ते से गुजर रही थी। अब पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर निकालने के बाद आसपास के गांव के लोगों से पूछा
कि ये गाड़ी किसकी है, लेकिन किसी ने भी उस गाड़ी के ऊपर दावेदारी नहीं की। किसी ने भी ये नहीं कहा कि यह हमारे रिश्तेदार की गाड़ी है या फिर हमारी है। उस गाड़ी पर हरियाणा के सोनीपत का नंबर लिखा हुआ था। पुलिस उस नंबर के आधार पर सोनीपत पहुंचती है। वहां जाने के बाद गाड़ी मालिक से बातचीत करती है और गाड़ी मालिक से जब बातचीत की जा रही थी तब गाड़ी मालिक कहता है कि उसकी गाड़ी को 1 नवंबर 2023 को उसका एक जानने वाला मांगकर ले गया था। अब पुलिस उस रिश्तेदार की तलाश करना शुरू कर देती है। उस रिश्तेदार का नाम होता है पवन। अब पुलिस ने जब पवन की तलाश की, उसके एड्रेस, उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन वगैरह निकालना शुरू की, उसकी सीडीआर निकलवाने की कोशिश की, तो वो कई लोगों के संपर्क में होता है। न केवल संपर्क में होता है बल्कि उसकी लोकेशन भी यही की पाई जाती है। अब पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछाया उसे पकड़ने के लिए। उसकी लोकेशन एक बार फिर से इसी गांव की तरफ आती है। पुलिस ने उसे घेर कर रोकने की कोशिश की, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस को देखते ही गोली चला दी और पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ी। तो गोली उसकी टांग में लग जाती है और जैसे ही गोली टांग में लगती है वो गिर जाता है। उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। यहाँ पर उसका उपचार भी होता है और साथ ही उससे पूछताछ भी की जाती है कि पूरा माजरा क्या है। जब पूरा माजरा बताने की बात आती है तो उसकी जो सीडीआर निकल के आती है उसमें एक शिखा नाम की महिला होती है। उसके साथ बातचीत का सिलसिला जारी था। साथ ही शिखा की बातचीत होती थी विवेक चौहान से। पुलिस ने इन दोनों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद एक कहानी सामने आती है। दरअसल मरने वाली लड़की जो होती है, जिसकी बॉडी जलाई गई थी, उसका नाम था मनीषा चौहान उर्फ मिनी, जो कि नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती थी। जब इन तीनों से पूछताछ की जा रही थी तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 45 का एक गांव है सदरपुर। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम चरण सिंह होता है, जो कि पूर्व प्रधान हुआ करता था। उसके बाद उसका एक बेटा होता है जिसका नाम हर्षवर्धन होता है और हर्षवर्धन को एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटे का नाम विवेक चौहान होता है जबकि उसकी बेटी का नाम होता है मनीषा। ये बहुत अमीर फैमिली थी, करोड़पति लोग थे, लेकिन कोई नहीं जानता था नियति को। जो हर्षवर्धन होता है उसको कैंसर हो जाता है और साल 2011 में कैंसर से उसकी मौत हो जाती है। बेटी उस समय 10 साल की थी और इसी बीच में मरने से पहले, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मौत बहुत जल्दी आएगी, तभी उसने अपनी एक वसीयत बनाई और वसीयत में साफ साफ लिखवा दिया कि मैं बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करता, इसलिए जो भी मेरी जमीन जायदाद है, जो भी कुछ है मेरा, वो बेटा और बेटी में बराबर करके बांट दिया जाए। और जैसे ही वसीयत सामने आती है तो सबसे पहले होश फाख्ता होते हैं इस विवेक चौहान के, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति उसकी बहन के नाम हो जाएगी। इसलिए वो अपनी बहन से खफा रहने लगा। लेकिन उसकी बहन अभी 10 साल की थी, लेकिन बहन ने मेहनत की, पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वो बहुत कम समय में अपने घर से निकल गई और अपनी जिम्मेदारी का उसे एहसास होने लगा था। कुछ समय बीतने के बाद इसके भाई की शादी हो जाती है सोनीपत के रहने वाली शिखा नाम की लड़की से। उसे लग रहा था कि जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि शिखा का शादी से पहले ही एक लड़के यानी कि पवन कुमार से अफेयर होता है और वो दोनों बहुत गहरे रिश्ते में थे। जिंदगी ऐसे ही ठीक ठाक चल रही थी और ये मनीषा अपना घर छोड़ के चली जाती है। अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि मनीषा का अपनी संपत्ति में जो हक है वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी और इसलिए शिखा को ये बात परेशान करती थी। साथ ही विवेक को भी ये बात परेशान करती थी, लेकिन विवेक इस बात को नहीं जानता था कि उसकी पत्नी का यानी कि शिखा का शादी से पहले ही पवन कुमार के साथ अवैध संबंध है। उसके साथ वो शारीरिक रिश्तों में बंधी हुई है। और एक दिन ऐसा होता है कि ये मनीषा अपनी भाभी के पास जब आती है तो भाभी को उस लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। साथ ही उसका वीडियो बनाती है, उसके फोटोग्राफ्स भी ले लेती है, लेकिन इस बात का कभी किसी को जिक्र नहीं करती है और किसी से कुछ कहती नहीं है। अपने काम से काम रखती थी वो लड़की। वाकई बहुत टैलेंटेड होशियार लड़की थी। सब लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। वक्त आगे बढ़ रहा था। शिखा को लगता है कि ऐसा ना हो उसकी पोल पट्टी खुल जाए, उसके रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया
तो उसका जो पति है वो उसे छोड़ देगा और उसकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क हो जाएगी। इसी बीच शिखा ने अपने पति विवेक को एक योजना बताई और उससे कहा कि क्यों ना इस मनीषा को रास्ते से हटा दिया जाए। तो सारी की सारी संपत्ति, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है, सबकी सब संपत्ति उसकी खुद की हो जाएगी। और जैसे संपत्ति खुद की होगी, लाइफ एकदम बढ़िया कटेगी। और इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। 31 अक्टूबर 2023 को मनीषा से बातचीत करते हैं। उस दिन हालांकि उनका झगड़ा भी होता है, लेकिन उसकी खुशामद करके कहते हैं कि करवा चौथ का त्योहार है, तुम्हें घर पर होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। यानी कि 1 नवंबर 2023 को इस लड़की को घर पर बुलाया जाता है और इस घर में मौजूद होता है पवन, क्योंकि वो शिखा का प्रेमी था। और इस बात का विवेक को बिल्कुल भी आभास नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इन दोनों का अफेयर है। और ये चारों मिलकर आपस में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब कुछ समय बीत जाता है तो पता चलता है कि मनीषा को नशीला पदार्थ दिया गया था। और जैसे ही उसने नशीले पदार्थ का सेवन किया, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और फिर मनीषा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद एक सूटकेस का इंतजाम किया जाता है। ये सोच रहे थे कि यदि आसपास में इसकी डेड बॉडी को कहीं फेंकते हैं तो पुलिस को बहुत जल्दी इस घटनाक्रम के बारे में पता चल जाएगा और उनका भेद खुल जाएगा। इसलिए वो कहीं दूर जाकर इसकी बॉडी को फेंक के आते हैं। लेकिन सबसे पहले सूटकेस का इंतजाम किया जाता है और उसके शरीर को तोड़ा जाता है और तोड़कर उस सूटकेस में फिट कर दिया जाता है। और फिट करने के बाद हरियाणा सोनीपत की एक कार थी, स्विफ्ट डिजायर, उस कार की डिक्की में उस बॉडी को रखा जाता है। और रखने के बाद यहाँ से लगभग 73 किलोमीटर दूर बागपत का एक गांव है सिसाना, और सिसाना गांव में जाकर इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की सोचते हैं। सुबह के 4 बज जाते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते सिसाना गांव में शमशान के पास एक कूड़ाघर होता है, जिसकी 4 दीवारी होती है। ज्यादा उसकी हाइट नहीं थी और उसी कूड़े घर में इस सूटकेस को डालकर ऊपर से पेट्रोल डाल दिया जाता है। और जैसे ही उस बैग पर आग लगाई जाती है तो वो धू धू कर जलने लगता है। उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो आसपास किसी को पता चल जाए, क्योंकि गांव के लोग जल्दी जाग जाते हैं। इसलिए वो ज्यादा देर वहां पर नहीं रुके और कुछ देर रुकने के बाद वो वहां से गाड़ी लेकर चले जाते हैं। लेकिन वो गाड़ी, उसका नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और गांव वालों को अगले दिन जब दुर्गंध आती है तब तक वो शरीर आधे से ज्यादा जल चुका था। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी ने डबल गेम खेला, यानी कि अपनी भी इज्जत बचाने की कोशिश की। लेकिन जब कत्ल का खुलासा होता है तो न केवल उसकी इज्जत तार-तार होती है, बल्कि पूरे समाज को उसके रिश्तों के बारे में भी पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि विवेक अपनी बहन की हत्या करने के लिए, उसकी करोड़ों की जमीन हथियाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। इस लड़की के साथ साल 2011 से जब इसके पिताजी खत्म हुए थे, तभी से इसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था और इसको भी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में किसी न किसी से ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए थी। हालांकि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के जो एसपी है, जिनका नाम अर्पित विजय वर्गीय है, और साथ ही डीएसपी युवराज सिंह का भी बहुत ही शानदार रोल रहा है। उन्होंने बहुत कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।